जय श्री महाकाल। अपन जो है 6 पॉइंट एक प्रश्नावली जो फेवरेट है उसमें दूसरे के सवाल अपन ने चेक करे थे। उसमें पूछा गया था 6 पॉइंट आपके जो एक का दूसरा सवाल देख चुके थे अपन कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो देखो समरूप आकृतियों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण हो जाएंगे। देखो समरूप आकृतियों का पहला उदाहरण हो जाएगा सभी व्रत, वो भी क्या होंगे समरूप होंगे आपस में। देखो सभी वर्ग वो भी क्या होंगे आपस में समरूप हो जाएंगे। और सभी समबाहु त्रिभुज जो होंगे वो भी क्या होंगे समरूप होंगे। तो ये आपके समरूप आकृतियों के उदाहरण। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है आपस में, देखो व्रत और वर्ग कभी भी समरूप नहीं होंगे और त्रिभुज और वर्ग भी आपस में कभी समरूप नहीं होंगे। तो ये इनके उदाहरण हो जाएंगे। अब इसके बाद में आप अपन जो है तीसरे में पहुंच चुके थे। तीसरे के देखते अपन ये दोनों आकृतियां दे रखी है चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। देखो यहाँ पर ये भुजाओं का अनुपात तो समान हो जाएगा। अगर अपन जो है यहाँ पर अगर चेक करें तो इनकी भुजाओं का अनुपात, देखो इसकी ए बी ले लो और इसकी पी क्यू लेंगे। अगर मैं ए बी भुजा में इसकी पी क्यू भुजा अगर लेता हूँ, पहले वाले की भुजा जो लेंगे अगर अपन, ठीक है अपन पहले वाले की अगर भुजा लेंगे, पहले वाले की भुजा कौन सी पी क्यू ली मैंने, इसके नीचे वाली ली, तो उसके नीचे वाली अगर ए बी लूंगा, अगर इसकी पी क्यू ली तो इसकी ए बी ली, तो ये कितनी बोलो 1.5 सेंटीमीटर है, जबकि वो 3 सेंटीमीटर। और इसके अगर अपन जो है फिर बीसी लेते हैं, इसकी क्यू आर लेते हैं, बीसी में अपन ने क्यू आर का भाग लगाया तो क्या आ रहा, देखो बीसी का मान आपके जो आया, बीसी सॉरी अपन ने उल्टा भाग लगा दिया यहाँ पे। चलो इसकी कौन सी ली अपन ने, इसकी क्यू आर लेंगे, पीक्यू ले लिया अपन ने। पहले पीक्यू में एबी का भाग लगाया, पीक्यू में एबी का भाग लगाया तो 1.5 बटे कितना लिखा अपन ने 3। फिर अपन देखो क्यू आर में बीसी का भाग लगा रहे हैं, क्यू आर भुजा में बीसी का भाग लगाएंगे तो क्यू आर का मान भी यहाँ देखो 1.5 है और आपके बीसी का मान 3 है, पुनः दोनों क्या है समान। तो इसमें अगर अपन जो है आर एस लेंगे, अगली वाली जो है आर एस भुजा लेंगे और इस वाले की सी डी लेंगे तो इसका भी पुनः जो है 1.5 बटे क्या आएगा 3 अनुपात आएगा। इसकी पी एस लेंगे और इसकी एडी लेंगे, फिर तो पी एस में अगर अपन एडी भुजा का भाग लगाएंगे तो पुनः 1.5 बटे 3 आएगा। तो देखो इनकी संगत भुजाएं तो क्या होगी समानुपातिक होगी, ठीक है संगत भुजाएं तो समानुपातिक होगी। लेकिन इसका देखो ये कोण P जो है कोण A के बराबर नहीं होगा। आपके कोण P का मान जो होगा, कोण P का मान जो है वो बराबर नहीं होगा, इसके कोण A के बराबर नहीं होगा। कोण Q का मान जो रहेगा वो आपके जो है कोण B के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर देखो यानी कि यहाँ पर कोण अगर R लेंगे इसका तो इसका कोण C जो रहेगा उसके भी क्या होगा बराबर नहीं होगा। और इसका कोण S जो रहेगा कोण D के क्या होगा बराबर नहीं होगा। आपके जो ये संगत कोण जो है वो क्या है आपस में बराबर नहीं है। तो ये जो है संगत भुजाएं तो समानुपातिक है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं होने के कारण ये जो आकृतियां हैं वो समरूप नहीं होगी, ठीक है। चलो अब अपन जो है यहाँ से आगे देखते हैं महत्वपूर्ण सवालों में। देखो क्या कह रहा है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो समरूप कब होंगे, जबकि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। जैसे अपन जो है 2 त्रिभुज लेकर जो है अपन चेक कर लेते हैं, इसमें 2 त्रिभुज लिए अपन ने, अगर वो समरूप कब होंगे उसके बारे में अपन जो है चर्चा करते हैं। जैसे अपन ने 2 त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज तो ले लिया मैंने एबीसी, ये वाला त्रिभुज लिया मैंने एबीसी त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज क्या लिया अपन ने एबीसी, और एक त्रिभुज ये वाला लिया, ये त्रिभुज लिया पीक्यूआर, ये पीक्यूआर 2 त्रिभुज लिए। तो इनके अगर संगत कोण बराबर है, संगत कोण का अर्थ है इसका कोण A और इसका कोण P, ऊपर वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर है, इसका इधर वाला कोण ये B कोण जो है वो कोण Q के बराबर है, कोण B जो है कोण Q के क्या है बराबर है, और इसका ये इधर वाला कोण तीसरा C जो है इस कोण R के क्या है बराबर, कोण C बराबर क्या है कोण R है। तो ये संगत कोण हो गए, संगत कोण, संगत कोण जो है बराबर है। और संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन सी, इसकी ए बी ली तो इसकी कौन सी ले लें, इसकी ए बी ली तो इसकी क्या ले लें पी क्यू, यानी कि ए बी और पी क्यू का अनुपात कह दो, ठीक है। इसकी बी सी ली इसको क्यू आर ले लो, बी सी बटे क्या होगा क्यू आर, और इसकी ए सी और इसकी पी आर, ए सी और पी आर, इनकी संगत भुजाएं क्या होगी समानुपातिक। इनका जो अनुपात हुए वो क्या होगा समान होगा, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, बराबर अनुपात में होगी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज एबीसी जो होगा
वो समरूप होगा त्रिभुज किसके बोलो, PQR के। ये आपके लेटा हुआ एस जो है ये समरूप का संकेत है, समरूप का संकेत है। तो अगर संगत भुजाएं क्या हो, संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर है तो वे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। चलो अब अपन आगे देखते हैं। देखिए आपके उदाहरण नंबर पहला प्रमेय 6.1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रमेय नंबर जो है 6.1 जो है आपके प्रमेय क्या है, देखो 6.1 प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, ये आपके आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, देखो इधर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो अपन जो इसको अपने जो है शब्दों में देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, अनुपात में विभाजित होती है। तो इसको अपन देखते हैं, इसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो क्या कह रहा है वो कि अगर अपन ने मान लिया जाए कि यहाँ पर ये त्रिभुज ले लिया, ये अपन ने ABC त्रिभुज लिया, अपन ने यहाँ पर ये आपके जो है ABC त्रिभुज लिया, अपन ने ये ABC त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज ABC लिया और अपन ने क्या किया कि इसकी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी। यहाँ पर एक समांतर रेखा खींच दी अपन ने, ABC था तो इसको DE नाम दे दिया। एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। देखो इसे AB भुजा को तो D पर प्रच्छेद कर रही है और AC को कहां कर रही है, E पर प्रच्छेद कर रही है। AC को कहां कर रही है, E पर प्रच्छेद कर रही है। तो ये जो D और E जो बिंदु है, इन दोनों भुजाओं को क्या करते हैं बोलो, समान अनुपात में विभाजित करते हैं, विभक्त करते हैं। यह आपके आधारभूत समानुपातिकता का कथन है, या आधारभूत अनुपातिकता का कथन है। ठीक है, इसको कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय, इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। और इस प्रमेय के अनुसार अगर कोई त्रिभुज है और उसकी क्या है, इस भुजा की समांतर रेखा थी, यदि किसी, अगर अपन जो है साधारण सी भाषा में आप बात करते हैं तो क्या है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उसके अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, वो समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो इसका कथन क्या हो जाएगा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तथा वह रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, समांतर रेखा खींचनी जरूरी। ठीक है, इस भुजा की समांतर रेखा खींची और ये इसके अंदर दो भुजाओं को क्या कर रही है, अलग अलग दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो ठीक है, वे बिंदु यानी कि ये D बिंदु और E बिंदु जो वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। करे तो वे बिंदु उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, समान अनुपात में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो अपन साधारण सी भाषा में अगर लिखना चाहें तो यदि
किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अथवा में अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है या बांटती है, विभक्त करती है। ठीक है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के अगर समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो उसके अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात क्या हो जाएगा इस कथन का अर्थ, आपके AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, आपके AE बटे EC। ये इस कथन का अर्थ है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी इन दोनों भागों का अनुपात जो रहेगा इन दोनों भागों के अनुपात के बराबर होता है। यही आपके क्या है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन या थेल्स प्रमेय का कथन। अब देखो ये जो है सिद्ध करना है। चलो अब 6.1 जो प्रमेय है, ये 6.1 प्रमेय है। अब अगर इसको जो है उत्पत्ति करते हैं, देखिए सिद्ध करते हैं इसको कि भुजाओं का जो अनुपात होता है इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो उसकी अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। चलो अपन देखते हैं इसमें जो है। ठीक है, ये अपन ने जो त्रिभुज लिया था, ये त्रिभुज लिया अपन ने, ये त्रिभुज आपके क्या है, ABC है। ये त्रिभुज ABC है। ठीक है, और इसमें ये एक भुजा के समांतर अपन ने ये रेखा खींची, ये BC भुजा के समांतर एक रेखा खींची है। इसको नाम दे दिया अपन ने D नाम दिया था इसको, यहाँ पे D नाम दे दिया। ठीक है, दिया क्या दिया है अपने को, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में ये आपके D जो भुजा है, ये D भुजा BC के क्या है, समांतर है। D समांतर BC, ठीक है, D समांतर BC है। अपने को सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये एक भुजा के समांतर ये जो सरल रेखा खींची है, समांतर है, इस भुजा के समांतर जो रेखा खींची है इसके अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात AD बटे DB का जो अनुपात है वो आपके AE बटे EC के अनुपात के क्या है, बराबर होगा। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात, इन दोनों भागों का जो अनुपात होगा, इन दोनों भागों के अनुपात के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलो रचना क्या कर रहे हैं अपन, मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है, यहाँ से जो है इसके ऊपर लंब खींचा, लंब खींचा, यहाँ पर लंब डाला अपन ने, यहाँ से जो E से जो है इस AD पर भी लंब खींचा, यहाँ पर ये लंब खींचा यहाँ पर। ठीक है, और अपन ने क्या किया, इस BE और CF को यहाँ से एक तो ये D से इस AD पर लंब खींच दिया, इसको नाम दे दिया अपन ने EF लंब, ये लंब हो गया आपकी। ठीक है, और एक यहाँ से इस भुजा पर भी लंब खींच दिया, ठीक है ना, यहाँ पर भी अपन ने लंब खींचा G, इसको नाम दे दिया अपन ने DG, ये भी लंब खींच दिया अपन। और अपन ने क्या किया, D को तो किससे मिलाया, बोलो, D को E से मिला दिया, D को किससे मिलाया अपन ने, E से मिलाया, और C को जो है अपन ने D को मिलाया, यानी BE और CD को मिलाया। तो अपन ने रचना में क्या किया, एक तो आपके क्या किया, EF जो है लंब खींचा AD पर, क्या किया अपन ने, EF लंब AD, तथा ये EF जो है AD पर लंब खींचा, और DG जो है AE पर लंब खींचा। आपके ये DG जो है वो लंब है किस पर, AC पर,
एसी भुजा पर, एसी ले लेते पूरी भुजा पर लंब है, ठीक है। ये डीजी किस पर लंब है बोलो, एसी पर, और ये ईएफ किस पर लंब है, एबी पर। एबी ले लेते हैं, इसको भी पूरी भुजा ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी पूरी भुजा ले लेते हैं अपन। एबी ले लेते हैं, एबी पर पूरी पर ही लंब है ये, एडी पर होगा तो एबी पर भी होगा, है ना। तो अपन ने क्या किया, एक तो ईएफ जो है एबी पर लंब खींचा, और एक जो है आपके ये डीजी जो है एसी पर लंब खींचा, दोनों लंब खींच दिया अपन ने, लंब लंबवत होते हैं। और अपन ने क्या किया, बीई तथा सीडी को मिलाया, तथा बीई तथा सीडी को मिलाया, सीडी को मिलाया। बी और सीडी को भी अपन ने जो है, बी और सीडी को भी क्या कर दिया अपन ने, मिला दिया। बी और सीडी को भी अपन ने जो है मिला दिया, ये बी और सीडी को मिलाया। तो देखो इन दोनों त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज ले लेते हैं अगर अपन, कौन सा, ए डी ई, एक तो ए डी लिया ये वाला त्रिभुज, और एक और लिया देखो बी डी ई, ये दोनों त्रिभुज लिए। इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं अब, उत्पत्ति करते हैं अपन, ठीक है, उत्पत्ति करते हैं अपन। इसको सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति, उत्पत्ति। अपन ने एक तो त्रिभुज लिया ए डी ई और एक लिया बी डी ई, ठीक है, एक तो ए डी ई और एक बी डी ई, दोनों त्रिभुज लिए। त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज बी डी ई में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इन दोनों त्रिभुजों में अपन चेक करते हैं, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मैं क्या कर रहा हूं, भाग लगा रहा हूं। त्रिभुज एडी के क्षेत्रफल में जो है मैं क्या कर रहा हूं, बीडी के क्षेत्रफल का भाग लगा रहा हूं। तो मैंने लिख दिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में मैंने किसका भाग लगाया बोलो, त्रिभुज आपके जो है बीडीई के क्षेत्रफल का, बीडीई के क्षेत्रफल का भाग लगा दिया। त्रिभुज, त्रिभुज जो है आपके, ये त्रिभुज एडीई जो है, एडीई जो है ये आपके त्रिभुज एडी ही है, ठीक है। एडीई के क्षेत्रफल में, त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल में, ठीक है, त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल में मैंने बीडीई के क्षेत्रफल का भाग लगाया। एडीई व त्रिभुज बीडीई में क्या किया, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग लगाया। एडीई का क्षेत्रफल बटे बीडीई का क्षेत्रफल किया। तो चलो अपन देखते हैं आगे, इन दोनों के क्षेत्रफल लिखते हैं, लेकिन देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आपकी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो एडी का क्षेत्रफल देखो, ये एडी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो 1/2 दोनों में आएगा, 1/2 तो अपन ऐसे लिख दिया। अब देखो आधार गुना ऊंचाई, अगर ये मैं आधार लूंगा तो ये लंबवत इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो आधार आपकी एडी हो जाएगी और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ईएफ। तो 1/2 आधार तो हो जाएगा आपके एडी, और जो आधार लिया उससे ऊंचाई लेंगे तो ऊंचाई इससे मापेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके ईएफ, आधार गुना ऊंचाई हो गई। अब इस त्रिभुज का देखो अपने को क्षेत्रफल लेना है, किसका, बीडी का क्षेत्रफल। तो देखो 1/2 तो ऐसे आ जाएगी, 1/2 लिया, ठीक है। अगर इस त्रिभुज में भी अपन जो है, देखो ये त्रिभुज देखो, ये वाला, ये आपके बीडी, तो ये इस प्रकार से त्रिभुज है, ठीक है, ये इस प्रकार से त्रिभुज है। अगर मैंने इसको क्या किया, थोड़ा घुमा दिया, ये वाला देखो, ये बी डी ई, ये आपके बी, ये बी, ये डी और ये डी, ठीक है, बीडी। तो ये अपन ने आधार तो क्या ले लिया, ये आपके जो है डीबी लिया, आधार के लिए अपन ने डीबी, आधार नीचे वाला ये डीबी ले लिया, आधार अपन ने डीबी लिया। तो देखो ऊंचाई जो लेंगे अपन लंबवत लेंगे, इस प्रकार से ये लंबवत ऊंचाई लेंगे, ठीक है। और देखो इससे ये जो यहाँ आ रहा है डी के आगे क्या आ रहा है बोलो, एफ, तो ये आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ईएफ हो जाएगी। इसमें आधार तो क्या हो जाएगी, डीबी, और ऊंचाई हो जाएगी आपके ईएफ। तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो रहेगी इसकी ईएफ हो जाएगी। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से दोनों के मान निकाल लिए। देखो यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आपके क्या बचेगा, 80/db बराबर, देखो ईएफ से ईएफ भी कट जाएगा, यहाँ ईएफ से ईएफ भी आपकी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 1/2 से 1/2 भी कटेगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में क्या बचेगा बोलो, 80/db बच जाएगा, 80/db बच जाएगा। ये समीकरण 1 नाम दे दी इसको, क्लियर है। इसको समीकरण क्या नाम दे दी, 1। जिस प्रकार अपन ने देखो इस त्रिभुज में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग लगाया, एडीई के क्षेत्रफल में अपन ने बीडीई के क्षेत्रफल का भाग लगाया, तो क्या आया बोलो, 80/db।
इधर वाले त्रिभुज का भाग लगाया तो AD बटे DB आया। वैसे इधर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, AE बटे EC आ जाएगा। इसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूं, उधर कौन सा त्रिभुज लिया, ADE, इसमें ADE का क्षेत्रफल जो है, ADE के क्षेत्रफल में अपन ने किसका भाग लगाया, देखो इधर ये वाला त्रिभुज ले लिया, ये भी वही त्रिभुज है जो इधर था। ADE के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का भाग लगाया CED के क्षेत्रफल का, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल का भाग लगाया अपन ने। जैसे अपन ने इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का भाग लगाया तो AD बटे DB आया। वैसे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, AE बटे EC आ जाएगा। आपके क्या आएगा, AE बटे EC आ जाएगा, AE बटे EC आ जाएगा। इसको नाम दे दी मैंने समीकरण 2, इसको समीकरण नाम दे दी 2। लेकिन यहाँ देखो ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं, क्योंकि इस त्रिभुज की इस भुजा की समांतर ये रेखा खींची थी, इस त्रिभुज की इस भुजा की समांतर ये रेखा खींची थी, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। और इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ये दो त्रिभुज है। देखो एक तो ये कौन सा है, BDE, और एक दिया देखो ये वाला त्रिभुज CED, ये त्रिभुज। इन दोनों में देखो ये वाली भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच में ये दोनों त्रिभुज है, ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज है और एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो और उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच में अगर वो त्रिभुज बने हैं तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। दो समान समांतर भुजाओं के एक ही आधार के बीच बने दो त्रिभुज जो है उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर, क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा D है जो है, इसी पर बने त्रिभुज है, ठीक है। अगर इसमें ये आधार मान लेते हैं तो समान आधार और दो समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान आधार और दो समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, समान। कौन कौन सा त्रिभुज है आपके, एक तो आपके त्रिभुज BDE है, एक तो कौन सा है BDE ये वाला त्रिभुज, और एक CED। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज आपके CED के क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल, ये आपस में क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा। इसको नाम दे दी 2, समीकरण 2। इन दोनों के क्षेत्रफल क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये अगर इसको आधार मान लिया मैंने तो देखो ये भी इसी पर टिका है, ये भी इसी पर टिका है, ठीक है। दोनों इधर जो है नीचे की ओर टिके हुए, तो ये दोनों समांतर रेखाएं भी है और एक ही आधार पर भी है, एक ही आधार और दो समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। ये प्रमेय है आपके, ठीक है। एक ही आधार